अस्सलाम वालेकुम। अंडर 10 लाख पोर्टफोलियो का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट बनाया है उसमें हमने 6 सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज़ को मैंने डिस्कस किया था, और अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें अदर 6 सेक्टर्स की जो डिफरेंट बेहतरीन कंपनीज़ हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा। तो इस सेक्टर में जो इस वीडियो में जो सबसे बेहतरीन हमारे पास जो सेक्टर आता है वो है बैंकिंग सेक्टर। पाकिस्तान में जितने भी बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो सब की सब प्रॉफिटेबल हैं, और वो कभी मेरे ख्याल से वो कभी लॉस में नहीं जा सकती। ख़ास तौर पे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो तो कभी लॉस में जा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट उनसे फोर्सफुली डेट ले लेती है और फिर वो वापस अपनी मर्ज़ी से करती है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो सबके सब प्रॉफिट में हैं। तो अगर आपने इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो उसके कुछ बेहतरीन जो शरिया और नॉन शरिया के लिहाज से मैं बात कर देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो एज अ शरिया बेस काम करते हैं या नॉन शरिया। अब शरिया में हमारे पास जो 3 बैंक आते हैं वो एक बैंक इस्लामी है, एक फैसल बैंक और एक मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक जो है वो हमारे पास बहुत ओवर वैल्यूड है, तो लेकिन फैसल बैंक और बैंक इस्लामी में भी बहुत जगह बची है। तो हम फैसल बैंक को अगर शरिया में जो लोग काम करना चाहते हैं तो वो फैसल बैंक के साथ चले जाएँ और बैंक इस्लामी के साथ चले जाएँ। मिज़ान बैंक को थर्ड प्रायोरिटीज़ पे रखें, पहले इन दोनों को प्रायोरिटीज़ में रखें। मैं तो फैसल बैंक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगा, बैंक इस्लामी को सेकंड, और थर्ड पे जाके मैं मिज़ान बैंक को रखूँगा। अगर आप कमर्शियल बैंक्स में आएंगे, जो लोग शरिया और नॉन शरिया का फ़र्क नहीं करते, तो उसमें एमसीबी, यूबीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन सब में बहुत जगह है। और अगर आप प्रोविंशियल बैंक्स में आएंगे जिसमें बैंक ऑफ खैबर आ जाता है, बैंक ऑफ पंजाब आ जाता है, तो उनमें भी बहुत जगह है। सबसे अच्छी बात होती है कि सब बैंक जो हैं वो डिविडेंड देने वाले हैं। कोई क्वार्टरली दे देता है, कोई हाफ ईयरली दे देता है, कोई ईयरली दे देता है, लेकिन अब सारे बैंक जो हैं वो मेरे ख्याल से हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे आ रहे हैं। आप जो पहले ईयरली भी देते थे वो भी हाफ ईयरली पे आ चुके हैं। अब हम सेकंड सेक्टर की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का सेकंड सेक्टर जो है वो मेरे पास है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। हमने पिछली वीडियो में जो ऑयल सेक्टर डिस्कस किया था ना वो एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड था। उसमें हमने मारी, ओजीडीसी, पीपीएल को देखा, लेकिन ये वाला जो सेक्टर है ये एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये मार्केटिंग के लिहाज से। मतलब कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन करती हैं, जो तेल गैस ढूंढती हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो कंपनीज इस्तेमाल होती हैं वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। इसमें एसएसजीसी को भी आप शामिल कर लें, लेकिन जो बेहतरीन कंपनी है मैंने वो दोनों ऐड कर दी अपनी स्लाइड्स में। तो अब आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देखेंगे तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑयल एंड गैस का, और सुई नॉर्दर्न गैस को देखेंगे तो वो गैस से रिलेटेड सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ी कंपनी है। दोनों गवर्नमेंट ऑन्ड है, दोनों सर्कुलर डेट के मसले में फंसी रहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर के साथ ईयरली शेयर करती रहती हैं। सुई नॉर्दर्न भी ईयरली कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है डिविडेंड की सूरत में, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी ईयरली सब कुछ अपना कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है अपने शेयर होल्डर के साथ। तो जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन दोनों कंपनीज को ही चूज़ करें, एसएसजीसी के साथ ना जाएं। अभी वो कंपनी स्टेबल नहीं हुई इतनी ज़्यादा, और एसएसजीसी जिस सूबे में ऑपरेट करती है ना उस सूबे में भी करप्शन के बहुत सारे केसेस इस गैस लिंक के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए अब इन दोनों को, जो नॉर्दर्न में आ जाते हैं और जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल में आ जाते हैं, वो इन्हीं कंपनीज के साथ जाएं जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा सेक्टर है इसमें है वो है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का सेक्टर, और इसमें स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा फंडामेंटली एक चीज़ लेकर आया कि हमारे पास ऐसे रीट लेकर आया जिसमें आरिफ हबीब के दोनों रीट्स हैं, एक ग्लोबल रेजिडेंस राइट वाला, एक डॉल्मन सिटी। अब मैंने आपको बताया हुआ कि ग्लोबल वाला जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड रेट है, और जो डॉल्मन सिटी रीट है वो रेंटल बेस्ड रेट है। तो जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को खुद ऑन नहीं कर सकते, कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल नहीं खरीद सकते, उन्हें चाहिए कि वो इन कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करें और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का जो रेंट होता है उसको एंजॉय करें। अब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी अच्छे एरिया में ख़रीदने जाएं तो वो 10-12 करोड़ से कम की नहीं मिलती, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मार्केट में रीट का कि आप चंद हज़ार से चंद लाख से इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और आपको जो प्रॉफिट आता है वो वही कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का आ रहा होता है जो रिमेनिंग बाकी प्रॉपर्टीज़ का आ रहा होता है। तो अगर तो कोई रीट के सिलसिले में जाना चाहता है, अभी एक नया रीट भी आ रहा है हमारे पास इमेज रीट के नाम से, लेकिन ये दोनों स्टेबल रेट्स हैं, डॉल्मन सिटी वाला भी और ग्लोबल रेजिडेंस भी। इसकी मैं एक चीज़ बता दूं, जो ग्लोबल रेजिडेंस है ये ईयरली डिविडेंड देता है, और जो हमारे पास डॉल्मन सिटी राइट है ये हमें क्वार्टरली डिविडेंड देता है। साल में 3 दफ़ा तो ये लाजमी देता है, एक क्वार्टर कभी कभी ये मिस कर जाता है, लेकिन ग्लोबल रेजिडेंस रेट जो है वो ईयरली आपको कंफर्म डिविडेंड देगा।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर। अब केमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, लेकिन मेरे पास जो दो बेस्ट कंपनीज जो मैं चूज़ करता हूँ, जिनमें मैं काम करता हूँ, उनमें एक वाह नोबल है। ये केमिकल के साथ साथ कंपनी, आपको पता है कि असला बनाने वाली भी कंपनी, और ये फौजी ऑन करते हैं इस कंपनी को, और ये असला बनाती है। मेन काम इसका केमिकल से रिलेटेड ये है कि असला बनाती है। जो भी पाक फौज को असला चाहिए होता है या जो भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बेस असला होता है, वो सारा का सारा वाह नोबल की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरी कंपनी है वो है डेस्कॉन ऑक्सियम लिमिटेड, डोल के नाम से। ये कंपनी जो है ये टेक्सटाइल को जितने केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं या दूसरे जो हमारी पास इंडस्ट्री काम करी होती है, ख़ासतौर पे वॉशिंग में, टेक्सटाइल के सेक्टर के रिलेटेड, वो सारे केमिकल्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों केमिकल सेक्टर में मेरी बेहतरीन कंपनीज हैं। आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे, ईयरली हाफ ईयरली डिविडेंड। वाह नोबल तो ईयरली डिविडेंड देता है, डोल कभी कभी हाफ ईयरली भी दे देता है, नहीं तो ईयरली तो डिविडेंड लास्ट में देता है। अब नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारे पास वो है फूड सेक्टर। अच्छा, फूड सेक्टर में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन अब कुछ कैसी कंपनीज हैं जिनको आम आदमी तो बाय भी नहीं कर सकता, जिनका शेयर, जिसमें मैं यूनिलीवर की बात करूंगा, रफान वालों की बात करूंगा, नेस्ले की बात करूंगा। ये बहुत एक्सपेंसिव कंपनीज हैं, लेकिन इनकी डिविडेंड यील्ड उतनी ही कम है। मतलब कि बहुत स्टेबल कंपनीज हैं, फ्री फ्लोट भी बहुत कम है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। तो हमें तो वो कंपनी चाहिए जिसमें हमें ना सिर्फ डिविडेंड मिल रहा हो बल्कि कैपिटल गेन की भी अपॉर्चुनिटी हो। तो उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी अच्छी निकल के आती है, और वो है कोलगेट, जो अभी बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है इन तीनों के मुकाबले में। ये भी उन्हीं के मुकाबले का एक ब्रांड है, नेस्ले के मुकाबले का ही ब्रांड है, यूनिलीवर के मुकाबले का ब्रांड है, रफान के मुकाबले का ब्रांड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। कुछ अर्सा पहले इसका शेयर तकरीबन 3000 प्लस पे ट्रेड होता था, जो आजकल हम 1200-1300 पे देख रहे हैं। तो इस शेयर में अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, वेट है उनका, और इसमें बहुत जगह है। डिविडेंड तो देता ही देता है हर 6 महीने के बाद, लेकिन इसमें कैपिटल गेन के भी बहुत चांसेस हैं। तो मैं इसमें रिस्क लूँगा कोलगेट में। तो जो भी कुछ एक्सपेंसिव शेयर ख़रीदना चाहें तो वो कोलगेट को लाजमी अपनी पोर्टफोलियो में रखें। जो आखिरी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अच्छा, ये भी लाइक बैंक्स ही हैं, लेकिन ये इस किस्म के बैंक्स हैं कि ये अदर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। कोई डेट वगैरह नहीं देते किसी कंपनी को, ये अदर कंपनीज़ के शेयर होल्ड कर लेते हैं। बेशक ये अपनी कंपनीज़ के, जैसे एंग्रो ग्रुप है, वो अपनी कंपनीज़ के शेयर को होल्ड कर लेगा, सारी कंपनियों का हिसाब करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा। और इसी तरह इनकी एक ब्रांच है DHPL, दाऊद हरकुलस पार्टनर वाले, वो अदर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये किसी को डेट नहीं देंगे। ये सिर्फ उनके शेयर्स बाय करके रख लेते हैं, उसी पर ट्रेड करते हैं, उसी के डिविडेंड को एंजॉय करते हैं। और हमारे पास जो इसमें तीसरी कंपनी आती है वो आती है आरफ हबीब लिमिटेड, AHL। ये भी कंपनी डिफरेंट किस्म के IPOs को जनरेट करती है, डिफरेंट किस्म की ब्रोकरेज हाउसेस को एंगेज करती है उनके साथ, और उससे जो उनको प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्ड, तीनों डिविडेंड देने वाले शेयर हैं। एंग्रो होल्डिंग ने अभी डिविडेंड को ब्रेक लगाई हुई है, क्योंकि इसने अभी अपने से एक कंपनी मर्ज की है बहुत सारी कंपनी को। पहले ये एंग्रो के नाम से होता था, अब ये एंग्रो होल्डिंग के नाम से आ गया। तो उम्मीद है कि अगले साल से होल्डिंग भी डिविडेंड देना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें कैपिटल गेन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में इस सेक्टर की ये 3 बेस्ट कंपनीज मैंने निकाली हैं, इनको भी आप देखें। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी हैं हमारे पास, फर्स्ट हबीब मुदारबा वाले हैं, बहुत सारी और दूसरे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, लेकिन ये तीनों जो हैं ये मेरे बेस्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। तो अगर आपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से किसी को शेयर रखना हो तो इन तीनों में से कोई चॉइस कर लें। अब चलते हैं कि इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा। तो अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, 1 मिलियन रुपये हैं, किसी के पास 1 लाख हैं, किसी के पास 2 लाख हैं, तो वो उस हिसाब से परसेंटेज वाइज इसको डिज़ाइन कर लेगा। मैं फ़िलहाल 10 लाख का पोर्टफोलियो बना के दे रहा हूँ कि मिनिमम आपके पास अगर इतने हों तो आपने उसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपने जो इसको लेकर जाना है ना 10 लाख को, उसके पार्ट्स कर लेने हैं। तो पर कंपनी के लिए आपके पास 1.5 लाख रुपये आपने उसको डिज़ाइन कर लेने हैं। तकरीबन ये 6 सेक्टर्स अभी डिस्कस मैं कर रहा हूँ, तो 6 सेक्टर की 6 कंपनीज आप चूज़ करेंगे। उन 6 कंपनीज में जो पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है वो हमने 1.5 लाख करनी है, लेकिन 1.5 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना, हमने उसके 2 पार्ट्स बनाने, एक 75,000 का एक पार्ट, 75,000 का एक पार्ट। जब वो 75,000 का, उसको आपने करंट प्राइस पे इन्वेस्ट कर देना। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हमने बैंकिंग सेक्टर में फैसल बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो आपने फैसल बैंक में जो उसका करंट प्राइस कल चल रहा हो, परसों, जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर आप 75,000 उस पर पुट कर देंगे और 75,000 का बैकअप रख लेंगे। अगर तो वो 75,000 का जो आपने माल खरीदा है वो शेयर उससे ऊपर चला जाता है तो वो आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, और अगर उससे नीचे आ जाता है उस आपकी एवरेज प्राइस से, तो आप क्या करेंगे कि उसको एवरेज आउट करना शुरू कर देंगे हर सपोर्ट पे। और मैं इसके साथ चार्ट, मैंने अपने हर कंपनी के चार्ट भी आपके साथ शेयर किए हैं,
उस दर जाके आपने उस स्पेसिफिक वीडियो, अगर मैंने फैसल बैंक का नाम ले रहा हूँ तो फैसल बैंक पे एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देखेंगे कि उसकी सपोर्ट्स मैंने कहाँ कहाँ पे बताई हुई हैं। तो जो सपोर्ट्स बताई हुई हैं उनके हिसाब से आप एवरेज आउट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक मैंने तरीका बता दिया। इस तरह आपने 6 सेक्टर की 6 कंपनी चूज़ की और ये तो टोटल आपके 9 लाख रुपए बन गए। तो 1 लाख रुपया बच गया, उसको आपने एज अ बैकअप रखना है। ये मैंने पार्ट 1 में भी सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, पार्ट 2 भी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने इल्म को कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।